जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जो कि यूपीएसआई है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। खास करके आप इनकी नोट्स बना लेना प्रॉपरली, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताऊंगा उनको भी नोट कर लेना। तो क्वेश्चंस जो है वो बाइलिंगुअल है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। एक्सप्लेन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूंगा, ताकि दोनों लैंग्वेज के लोगों के लिए सहजता हो। तो हालांकि मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा एक ही लैंग्वेज में, उससे क्या होगा कि टाइम बचेगा, है ना। एक ही क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में पढ़ने से टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो समय को बचाने के लिए एक ही लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आप अंडरस्टैंड इतना कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर आप ग्रेजुएट हैं और सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस देश से ये इंस्पायर है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपको अमेरिका से मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ऐसे ही शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया हैज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा सेंटेंस है, इंडिया हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट विद अ यूनिटरी बायस। तो पहला तो गलत है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो पावर ऐसे डिवाइड होती है। यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो गलत है, तो दूसरा बिल्कुल सही है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कैसे? जो इंडिया है ना, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि ये संघ है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आप आर्टिकल 1 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, कि वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन जो पावर होगी वो सेंटर के पास होगी। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? पहला है, इट्स जजमेंट्स हैव एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। बिल्कुल सही है। इसके जो जजमेंट्स हैं उनको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि भविष्य में अगर किसी भी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर कभी भी कोई निर्णय दिया जाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होंगे उनको साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। किसी हाई कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये वाला लॉ, मतलब जो एक केस हुआ था उसमें जो जजमेंट दिया गया था ये गलत है, आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई भी कोर्ट इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब बिल्कुल सही है। फिर, इट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, इसके कंटेम्प्ट को अगर कोई करता है तो उसको पनिश करने की पावर होती है। बी भी सही है। इट कीप्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स जजमेंट्स। बिल्कुल, ये अपने सारे जजमेंट्स का परमानेंट रिकॉर्ड रखता है। तो सी भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इस वजह से इसको, सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 129। ठीक है, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस इज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन से प्रिविलेजेस नहीं प्राप्त हैं? जैसे, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। बिल्कुल सही है, यानी कि अगर वो अपने कोई भी ऑफिशियल कार्य करता है तो किसी भी कोर्ट में उसकी जवाबदेही नहीं बनेगी, वो इन सब चीज़ों से इम्यून है। बिल्कुल सही। दूसरा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बिल्कुल सही है। अगर अपने कार्यकाल के दौरान कोई राष्ट्रपति है तो उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। सी है, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बिल्कुल सही है। जब तक वो अपने कार्यकाल के दौरान है उसको ना तो अरेस्ट किया जा सकता है, ना उसको जेल भेजा जा सकता है। फिर डी है, सिविल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बिल्कुल गलत। सिविल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ शुरू की जा सकती हैं, भले ही वो अपने कार्यकाल में ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होती है। क्या? कि अगर उसके खिलाफ एक सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू करनी है तो आपको 2 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ता है।
ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज से जो प्रेसिडेंट है वो इम्यून नहीं है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ए स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, यानी कि जो विधान परिषद है उसके कितने मेंबर्स को गवर्नर मनोनीत करता है या नॉमिनेट करता है। तो आर्टिकल 171 में मिलेगा आपको इसके बारे में, और 1/6 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, बिल्कुल यही पहला आंसर ही है, क्योंकि जो संविधान होता है ना उसमें टोटलिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होती है, उसमें संविधान प्रमुख होता है, सबको बराबर का अधिकार होता है, लॉ के सामने सभी इक्वल होते हैं। जबकि जो ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें सरकार के पास पूरा अधिकार होता है। इनफैक्ट आप कैसे रह रहे हैं, आपकी पर्सनल चॉइसेस, आपके रिलीजन, आपके पर्सनल सेलेक्शंस, आपके रहने का तरीका, ये सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगती है, उसको टोटलिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो संविधान अगर जहां पे होता है वहां ये चीजें नहीं होती। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द रिफॉर्म ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये राज्य और केंद्र से संबंध से संबंधित ये कुछ कमीशंस और कमिटीज हैं, इनको सही क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो पहली बात हमें पता होना चाहिए कि इनका टाइम क्या है। तो देखो, सबसे पहले आता है भोरे कमेटी। ठीक है, भोरे कमेटी का समय है 1946। ठीक, 1946 में आती है भोरे कमेटी। फिर इसके बाद में आती है बलवंत राय मेहता कमेटी, ये आपको 1957 में मिलेगी। फिर आती है राजमन्नार कमीशन, ये आता है इधर। ठीक है, राजमन्नार कमीशन आएगा 1969 में। फिर आएगा आपका सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन आपको मिलेगा 83 में, यानी कि 1983 में। और फिर लास्ट में आएगा पुंछी कमीशन, पुंछी कमीशन आपको मिलेगा 2007 में। ठीक, तो इस हिसाब से देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा भोरे कमेटी, यानी कि डी पहले आएगा। एक अकेला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा सी, जिसमें डी सबसे पहले आया है। डी के बाद ए के बाद में ई, फिर बी और फिर सी। ये तरीका भी होता है क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने का। अगर आपको कोई एक पता है, मान लीजिए आपको सिर्फ इतना पता होता कि भोरे कमेटी जो है वो 1946 है, उसके बाद में सारे आएंगे, लेकिन बाकी सब का टाइम नहीं पता है आपको, लेकिन इतना पता है कि हाँ, कि ये बाद में ही आएंगे, पहले भोरे कमेटी आएगी। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो अकेला एकमात्र सी ऑप्शन है जिसमें डी पहले आ रहा है, यानी कि भोरे कमेटी पहले आ रही है। तो आप तुरंत फटाक से इसको मार देंगे, आपको दोबारा बिना मतलब का दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। फिर अगला प्रश्न है, हु वाज द ऑथर ऑफ हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके बुक के राइटर कौन है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनय कुमार सरकार, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक, अगला प्रश्न, विच पॉलिटिशियन हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ टू स्टेट्स। ऑप्शन है एनडी तिवारी, शरद पवार, ज्योति बसु या फिर कर्पूरी ठाकुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनडी तिवारी, इनका पूरा नाम है नारायण दत्त तिवारी। अगला प्रश्न है, इसमें केसेस दिए हुए हैं, अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको सही क्रोनोलॉजी में लगाना है। गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, ए गोपालन केस है, फिर इंदिरा साहनी केस है। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें आएगा क्या, सबसे पहले आता है ए गोपालन केस। ठीक है, ये आता है 1950 में। ठीक, तो डी सबसे पहले होगा, और एकमात्र आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन बी, जिसमें डी सबसे पहले। अब डी के बाद में ए, फिर बी, फिर सी, फिर और ई। तो हालांकि मैं टाइम पीरियड आपको बता दे रहा हूं, देखो ए गोपालन तो 1950 का केस है, फिर गोलकनाथ केस आता है 1967 में, फिर उसके बाद में आता है केशवानंद भारती केस, ये आता है 73 में, फिर इसके बाद में आता है मिनर्वा मिल्स, ये 80 में आता है। ठीक है, 1980 में। ठीक, और फिर इंदिरा साहनी 1992 में आता है। ठीक है, तो यहां से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दिस। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, इनमें से कौन सी रिट है वो जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को इशू की जा सकती है? मैंडमस, सर्चियोरेराई, को वारंटो या फिर हेबियस कॉर्पस। तो देखो, हेबियस कॉर्पस जो होता है वो क्या होता है, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, यानी कि ये जो अनऑथराइज्ड डिटेंशंस होते हैं, यानी कि पुलिस क्या करता है कि अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को अरेस्ट कर लिया और उसको टाइम फ्रेम के रहते रहते अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाता है तो वो हेबियस कॉर्पस का केस बनता है। आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, साउथ इंडियन मूवी है, सूर्या एक्टर है उसमें, तो वो इसी केस पे ही पूरा घूमती है वो मूवी, हेबियस कॉर्पस का ही एक पूरा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। फिर को वारंटो का मतलब होता है किस अथॉरिटी से, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है वो एक सरकारी ऑफिस होल्ड करता है लेकिन वो इलीगल है, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो कोर्ट उससे जवाब मांगती है कि आप किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस को होल्ड करते हैं। सर्शियराई यही सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी मैंडमस तो ये होता है एक हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को एक ये कहा जाता है कि आप एक काम करिए, आप जितनी आपकी अधिकार सीमा है आप उसी के अंतर्गत रहते हुए कार्य करिए, आप जो है अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके जजमेंट नहीं सुना सकते या फिर कोई कार्य नहीं कर सकते, ऐसा जब आदेश दिया जाता है वो मैंडमस होता है, इसीलिए उसको परमादेश कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, लिस्ट को मैच करना है। अब इसमें वर्ष बताया गया है, तो सिंपल सी बात है, आपको इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो एज है वो 35 साल होती है मिनिमम, इतना आपको पता है, तो ए का 3 हो जाएगा। अब जब आप देखेंगे ए का 3 तो ऑप्शन बी और डी तो कट जाएगा, ए का 3 तो होगा नहीं, सिर्फ ए और सी में बचा है। अब आपके पास सुविधा मिल गई। फिर आपको ये पता होगा कि पंचायत के सदस्य की उम्र जो होती है वो 21 साल होती है, यानी कि डी का 1 होगा। डी का 1 आपको दोनों में मिलेगा, ए में भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा, ठीक है। फिर एकदम सिंपल सी बात है, लोकसभा सदस्य की उम्र जो मिनिमम होती है वो 25 साल होती है और राज्यसभा की 35 होती है, यानी कि बी का हो जाएगा 4 और बी का 4 सिर्फ अकेले ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेम द चेन ऑफ ओवल शेप्ड हिल्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल फ्लो। संदूर कहते हैं, ड्रमलिन्स कहा जाता है, मोरेन्स कहा जाता है या एस्कर कहा जाता है, तो सही उत्तर है इनको ड्रमलिन्स कहते हैं, यानी कि हिमनदी प्रवाह द्वारा निर्मित अंडाकार आकार की पहाड़ियों की श्रृंखला को ड्रमलिन्स कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए कहा जाता है, which provides for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations dealing with terrorist activities, was first enacted in India in the year। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूएपीए एक्ट जो है वो कब आया था, तो इसका एकमात्र उत्तर है ऑप्शन बी, 1967 में आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवाज साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ऑप्शंस बाजीराव सेकंड, माधवराव, नारायण राव या फिर बालाजी बाजीराव। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय। 1802 को ये ट्रीटी साइन की गई थी। मराठा ये अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उसके बाद से मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था और फिर अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत धीरे धीरे शुरू हो गई थी। विच पोर्टुगीज गवर्नर स्टार्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नूनो डे कूना या फिर फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। तो सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी एल्मिडा, इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी? अच्छा, सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि स्टेट्यूटरी बॉडी होता क्या है। तो ऐसी बॉडीज जिनको पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया जाता है उनको स्टेट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो ऑप्शंस में अगर देखें, नीति आयोग, तो नीति आयोग स्टेट्यूटरी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि एक्ट आया था, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट, और उसी के तहत इस कमीशन की स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, जैसे फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी कि संविधान के तहत इनको बनाया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद इन व्हाट पीरियड मस्ट within what period must the proclamation of a national emergency be approved by both houses of parliament? बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो कितना समय होता है उसको प्रोक्लेम करने के लिए, यानी कि उसका अनुमोदन करने के लिए।
तो सही उत्तर है ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 मंथ। यानी कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उसको दोनों हाउसेज से प्रोक्लेम करने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए 1 मंथ का समय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अ पुलिस ऑफिसर बिलो विच रैंक कैन नॉट इन्वेस्टिगेट अ केस। बेसिकली ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, इसमें कहा गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएसपी है, जिसको डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। यानी कि किसी भी करप्शन के केस को चेक करने के लिए, जांचने के लिए डीएसपी की रैंक के नीचे का ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज एन ऑफेंस अंडर विच एक्ट। तो सॉफ्टवेयर की जो पायरेसी है वो एक ऑफेंस है, किस एक्ट के तहत? आईटी एक्ट 2000 या फिर कॉपीराइट एक्ट 1957 या फिर आईपीसी 1860 या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपीराइट एक्ट 1957। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे पहले तो ये एक साहित्यिक रचना के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया है अपना दिमाग लगा करके, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए वो कॉपीराइट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कोई पायरेसी करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट यूज्ड। किस स्टेज पर यूज किया जाता है विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट को? अच्छा, विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट होता क्या है? तो देखो, कोई केस चलता है, मान लो कोई एक अपराधी है, उसने कुछ अपराध किया, तो उस अपराध का कोई ना कोई विक्टिम जरूर होगा, केस चलेगा, फाइनली जब केस प्रूव हो जाएगा तो अपराधी को सजा सुनाई जाती है। लेकिन अपराधी को सजा सुनाने के पहले एक स्टेटमेंट लिया जाता है, किससे? विक्टिम से। उसका कारण एकमात्र यही होता है कि उससे जब विक्टिम जो होगा वो अपनी सारी बात बताएगा कि इससे उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है ना, विक्टिम इम्पैक्ट। तो जो विक्टिम है, जिसके जिसके साथ घटना हुई है, उससे ये स्टेटमेंट लिखवाया जाता है, पूछा जाता है कि आपको इस क्राइम से क्या इफेक्ट पड़ा, आपकी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ा, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपका क्या नुकसान हुआ। तो जब ये सारा स्टेटमेंट दिया जाता है विक्टिम के द्वारा या विक्टिम की फैमिली के द्वारा, तो उसके बेस पे जज जो होता है वो सजा निर्धारित करता है अपराधी के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी क्षति पहुंची है विक्टिम को, उसके बेस पे सजा सुनाई जाएगी किसको? अपराधी को। तो ये पूछा है कि किस स्टेज पर होता है, ऑप्शंस में वाइल लॉजिंग एन एफआईआर, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द ट्रायल या फिर ड्यूरिंग सेंटेंसिंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, सजा सुनाते समय। तो सजा सुनाने के पहले ये स्टेटमेंट लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ए बी सी तीनों लिखा हुआ है, इसमें एक देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ ए चाइल्ड्स एविडेंस वाया कैमरा, यानी किसी चाइल्ड का एविडेंस रिकॉर्ड करना कैमरे के साथ, वो किसके अंतर्गत है? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस या फिर पॉक्सो एक्ट या फिर प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज या SC/ST एक्ट। तो आप देखेंगे बच्चे से संबंधित बात है, और बच्चे से संबंधित बात के लिए एक बच्चों का कानून है पॉक्सो, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 का कानून कहते हैं। तो सी का तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देख लो सी का 2 किस में है। तो ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट गया, अब आपके पास बचे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर डोमेस्टिक वायलेंस में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। तो बी का 1 हो जाएगा, और बी का 1 एकमात्र ऑप्शन सी में है। ठीक है। तो इतनी आसानी से और जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही टेक्निक्स आपको रियल एग्जाम में भी लगानी है ताकि आपका समय बचे। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन अ गुड समारिटन बी हेल्ड लायबल फॉर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। देखो, गुड समारिटन होता क्या है? मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया सड़क पे और वो उसके खून बह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब कोई बचाने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि सोच रहा है कि अभी मैं बचाने जाऊंगा, पता नहीं कौन सी कानूनी कार्रवाई हो जाए, मुश्किल में मैं पड़ जाऊंगा। तो इससे अच्छा है फालतू के कानून चक्कर में मत पड़ो, और ठीक है जिसका होगा वो देखेगा। तो इसी बात को हटाने के लिए एक गुड समारिटन का कॉन्सेप्ट लाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 का संशोधन हुआ, उसमें उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल लिख के बता दे रहा हूं, 134A।
ठीक है। और इसमें गुड समारिटन की बात की गई। गुड समारिटन का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में क्षति हो जाती है, मान लो आप रोड पे चल रहे हैं और दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, आप एक अच्छे आशय से आप उसको ले जाकर के अगर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, तो कोई भी आपसे कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, ना आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज लगाया जाएगा, ना ही आपके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग्स की जाएगी। ये एक गुड समारिटन कहा जाता है, यानी कि आपने किसी की मदद करी अच्छे आशय से, और उस वो हर एक तरीके से इम्यून होता है। इस एक्ट में ये कहा गया, इसी को गुड समारिटन कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन दी गई। कई बार क्या होता है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। कब? उसकी एक कंडीशन होती है। कब? कि इफ दे डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, नहीं, जरूरी नहीं है। इफ देयर एक्ट इज ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस और इज मलिशियस, बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर कोई आदमी है, घायल को अगर अस्पताल ले जा रहा है, और अगर उसका जो आशय है वो घोर लापरवाही में आता है, या उसका आशय दुर्भावनापूर्ण है, यानी कि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और कोई मतलब दुश्मनी से भरा है और वो लेकर के जाएगा, तो क्या करेगा कि पहुंचाने में लेट कर देगा कि अच्छा है इसका खून बह जाने दो, है ना। तो वो उसका अगर आशय क्या है, वो गलत आशय है, वो दुर्भावनापूर्ण आशय है। और अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि घायल को समय से पहुंचाया जा सकता था अस्पताल, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से उसको समय पे नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि इसके अंदर दुर्भावना थी, तो फिर उसके खिलाफ चार्जेस लगाए जाएंगे, है ना। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और भविष्य में आप भी ध्यान रखें कि भविष्य में अगर कभी भी आपको कोई ऐसी दुर्घटना होते हुए दिखती है, तो आप घायल की मदद जरूर करें, क्योंकि आप तब एक गुड समारिटन कहलाए जाएंगे। आपके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। आप हर एक कानून से इम्यून होंगे। ठीक है, हेल्प जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, व्हेन कैन अ कॉमन सिटीजन फाइल अ कंप्लेंट इन कोर्ट? कब कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है? तो इमीडिएटली आफ्टर द ऑफेंस अकर्स, या फिर आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ एटलीस्ट 60 डेज। यही सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज द एनएचआरसी नॉट possess? ठीक है, एनएचआरसी के पास कौन सी पावर्स नहीं होती हैं? सबसे पहला ऑप्शन, टू इशू अ समन टू एनी विटनेस, बिल्कुल ये पावर होती है। टू रिकमेंड द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, बिल्कुल कर सकता है। टू पनिश द गिल्टी पार्टी, और टू इंस्पेक्ट एनी जेल और डिटेंशन सेंटर, ये भी कर सकता है। बट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एनएचआरसी के पास किसी को दंड देने का अधिकार नहीं होता है। इन्वेस्टिगेट कर सकता है, विटनेस को समन कर सकता है, जेल्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, कंपनसेशन वगैरह का रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन सजा नहीं सुना सकता। ठीक है, अगला प्रश्न, फिर इसको मैच करना है। सिचुएशन है और मैक्सिमम टाइम लिमिट। ठीक, किससे संबंधित है? आरटीआई एक्ट 2005 से संबंधित। व्हेन इंफॉर्मेशन कंसर्न द लाइफ ऑफ ए पर्सन। अच्छा देखो, मैच द सिचुएशंस इन लिस्ट वन विद द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। देखो, अगर किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई बात हो और उससे अगर आरटीआई लगाई जाए, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 40 दिन होगी, 30 दिन होगी, या 48 घंटे होगी? तो आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक सा ये पता होना चाहिए कि जनरल आरटीआई एप्लीकेशन की जो टाइम लिमिट होती है वो 30 दिन होती है। ठीक है, तो सी का तो 2 हो जाएगा। अब सी का 2 किस में है? ऑप्शन डी, अकेला एकमात्र ऐसा है जिसमें सी का 2 है, यही सही आंसर है। ऐसे आप कितनी चुटकियों में आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का और भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे किसी के जीवन से संबंधित बात आ गई है, तो जब किसी के लाइफ पे कोई बात बनाएगी, तो जाहिर सी बात है जल्दी से जल्दी काम करवाना होगा, तो 48 घंटे उसके सही होंगे, यानी कि आरटीआई का जवाब 48 घंटे के अंदर देना पड़ेगा। सो ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 एकमात्र डी में है। ठीक है, हालांकि और में भी है, लेकिन हमने सी का 2 फाइंड कर लिया था। ठीक, ओके, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर राइटिंग व्हाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन्स? देखो, इसमें जो भी ऑप्शन है वो गलत है। इन ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन आईपीसी के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, हमारे लिए बीएनएस इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 किस धारा में रॉयट को, यानी कि दंगे को, या जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कानून की भाषा में बलवा करना, लिखा हुआ है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 191 के अंतर्गत रॉयट को बताया गया है। और इसी आर्टिकल 191 के क्लॉज 2 में
कहा गया है कि अगर आप राइट करते हैं, साधारण दंगा करते हैं, यानी कि आप कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दंगा करते हैं, तो आपको 2 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर आप डेडली वेपन्स के साथ दंगा करते हैं, ठीक है, तो वो आता है 191 के क्लॉज 3 में, और फिर वहां पे सजा बढ़ जाती है। सजा 2 साल से 5 साल हो जाती है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों देना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, साइबर स्टॉकिंग वॉज मेड अ स्पेसिफिक ऑफेंस इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बाई विच अमेंडमेंट। तो साइबर स्टॉकिंग को एक ऑफेंस करार दे दिया गया किस एक्ट, मतलब आईटी एक्ट के किस अमेंडमेंट में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, और उसमें साइबर स्टॉकिंग को एक अपराध घोषित किया गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा है 78, जिसमें स्टॉकिंग मेंशन है। ठीक है। अब अगर आप, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कि अगर मान लीजिए आप किसी महिला का पीछा करते हैं, ठीक है, वो अगर मना कर रही है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप ज़बरदस्ती करते हैं, आप उससे, उसकी इच्छा के बगैर आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टॉकिंग में आ जाता है। और इसके लिए सज़ा पता है कितनी है? 3 साल प्लस फाइन अलग से। तो किस, नो मीन्स नो, मतलब पता है ना? तो किसी की इच्छा के बगैर आप ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना, ये सब, उसका पीछा करना, ये सब स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। एक दूसरी कंडीशन होती है, अगर आप किसी महिला की स्टॉकिंग करते हैं, कैसे? कि आप ये पता करते हैं कि वो इंटरनेट पे क्या कर रही है, कौन सा सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, किससे बात कर रही है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो एक्टिव है। ये सारी चीज़ें अगर आप पता करते हैं, पता लगाते हैं छुप के, तो वो साइबर स्टॉकिंग कहा जाएगा, और इसको अपराध घोषित किया गया है, और इसके लिए 5 साल प्लस फाइन, ये इन दोनों चीज़ों से दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रखना स्टॉक करने वाले लोग। ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज अ वॉइड एग्रीमेंट? शून्य करार क्या होता है? An agreement not enforceable by law, an agreement enforceable at the option of one party, an illegal agreement, an agreement which is impossible to perform। सही उत्तर है ऑप्शन ए, an agreement not enforceable by law। वही एक वाइड एग्रीमेंट होगा। जैसे मान लो अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो किसी नाबालिग से, या कोई पागल व्यक्ति है जो कि अपने होशो हवास में नहीं है, उससे अगर आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हो, तो वो वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि वो अ, अपनी बुद्धि पे उसका काबू नहीं है, तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड माना जाएगा। किसी नाबालिग से किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंकटाड, या जिसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंकटाड इसको जारी करता है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा में। अगला प्रश्न, फिलिप्स कर्व शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है ये? द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड डिमांड, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर मैं इसको बना करके दिखाऊं ना कहीं पे, ऐसे होता है, एक मिनट, ऐसे होता है ये कर्व। ठीक है। इधर इन्फ्लेशन होता है और इधर होता है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, और ये कर्व बनता है ऐसे। ठीक। इसी को फिलिप्स कर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न, वाई इज अ फायरवॉल यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? एक कंप्यूटर सिस्टम में एक फायरवॉल क्यों यूज किया जाता है? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, टू बैकअप डेटा, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, या फिर टू रिमूव वायरसेस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कि अनधिकृत पहुंच को रोकने और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, विच वॉज द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता या फिर चेन्नई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। ठीक है। उसके बाद में दिल्ली, फिर कोलकाता और फिर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, मैडम एचपी ब्लावत्स्की एंड कर्नल ओलकट, या फिर स्वामी विवेकानंद? सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में करी गई थी, और मैंने ये आपको बताया किसके द्वारा? ऑप्शन सी, मैडम एचपी ब्लावत्स्की एंड कर्नल ओलकट के द्वारा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है द कार्टागेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी, हैजार्डस वेस्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बायोसेफ्टी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में स्थित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवेल बाय द किरण देसाई हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज दिस ईयर? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, हलाबलू इन द गुआवा आर्चर्ड या फिर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो पहली बात तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी लिखी हुई है ही नहीं, ये लिखी हुई है अरुंधति रॉय की। बाकी की जो 3 पुस्तकें हैं ना, ये तीनों किरण देसाई के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन इस बार के लिए जो बुकर प्राइज के लिए सम्मानित किया गया है, वो उनको किया गया है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको पहले ही बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। बाकी जो हलाबलू इन द गोवा ऑर्चर्ड है, वो भी इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। Next question, with which prestigious award was the Sri Sri Ravi Shankar, the founder of the art of living, honored by the Boston Global Forum in 2025? तो नोबेल पीस प्राइज दिया गया या वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, पद्म विभूषण या फिर डॉक्टर ऑफ लॉज? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी? भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी? पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या फिर नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो है वो भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी है, यानी कंपनी थी। तो ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।